हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की जो न्यू रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई है। तो उसमें जो है क्लास 10th क्लास 12th और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। तो उसके बारे में जो है हम लोग कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि नाविक जीटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि नाविक डीबी और यांत्रिक यानी कि जो इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट है उन सभी के लिए जो है वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि ऐसे ही जॉब रिक्रूटमेंट्स के जो नोटिफिकेशंस आते हैं तो उनके बारे में आपको टाइम टू टाइम डिटेल्स मिलती रहे। तो यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका 8 सितंबर 11 आवर्स से लेके 22 सितंबर 17:30 आवर्स तक वैलिड रहेगा। ठीक है, यानी कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो वो 8 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 11 बजे से और 22 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट है शाम को 5:30 बजे तक। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन्स ही एलिजिबल होंगे, फीमेल्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और जो मैंने मतलब जो पोस्ट है यहाँ पर वो है नाविक की मतलब जो कि जीडी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है और यांत्रिक की जो कि आपका इंजीनियरिंग वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, अब नाविक जीडी की अगर हम बात करें जनरल ड्यूटी की तो उसके लिए सिर्फ 10+2 चाहिए आपको मैथ्स और फिजिक्स में। ठीक है, मतलब आपका 10+2 पास होना चाहिए मैथ्स और फिजिक्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से इंडिया में। और नाविक डीबी जो है यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच जो है उसके लिए आपको क्लास 10th चाहिए सिर्फ। तो क्लास 10th जिसने भी पास किया है वो सभी कैंडिडेट्स नाविक डीबी के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें यांत्रिक की तो यांत्रिक यानी कि जो आपका इंजीनियरिंग वाला सेक्शन हो गया तो उसमें क्लास 10th आपने पास की हो, साथ में आपके पास डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में। किस फील्ड में होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल में हो या फिर मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में। तो ये जो 4 ब्रांचेस हैं इनमें अगर आपके पास डिप्लोमा है और साथ ही आपने क्लास 10th अपना पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और साथ ही अगर आपने क्लास 10th के साथ अपना 12th भी कर रखा है और उसके बाद जो है आपने सपोज लेटरल एंट्री से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है सपोज 2 इयर्स का, तब भी आप उस केस में एलिजिबल हो, या फिर क्लास 12th के बाद आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो आपका बोर्ड है मतलब इंजीनियरिंग जहां से आपने किया डिप्लोमा वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ब्रांचेस दे रखी हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स जो है किसी और नाम से इंजीनियरिंग करवाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट जो है बाकी अदर नेम से करवाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर सेक्शंस दिए हैं जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो अगर आपने इसमें करा है या फिर इलेक्ट्रिकल मतलब पावर सिस्टम वाला हो गया, और एक सिर्फ हो गया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, फिर सिर्फ इलेक्ट्रिकल, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, और उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल में, और इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी सेक्शंस है तो इनमें से अगर आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया है तो आप यांत्रिक के लिए जो हो एलिजिबल हो। उसी तरीके से मैकेनिकल के आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैकेनिकल में अगर सपोज आपने मरीन इंजीनियरिंग या फिर मरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम से डिप्लोमा किया है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में किया है। ठीक है, और उसके बाद जो अगर आपने ऑटोमोबाइल में किया है तब भी आप एलिजिबल हो। इसी तरीके से आपने शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में किया है तब भी आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के सेक्शंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद ही आप ये पता लगा पाओगे कि आप यांत्रिक के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो मिनिमम 18 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 इयर्स। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी गई है कि 1 मई 2001 से लेके 30 अप्रैल 2005 तक जो भी कैंडिडेट्स जिनका बर्थ हुआ है वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, और ये दोनों डेट्स भी जो है वो इंक्लूसिव है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST के लिए 5 इयर्स का दिया गया है एज रिलैक्सेशन, और 3 इयर्स का दिया गया है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपकी
225 जो है नाविक जनरल ड्यूटी की है। डोमेस्टिक ब्रांच में नाविक की जो है 40 है, और यांत्रिक मैकेनिकल की 16 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 10 है, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 है। बाकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहां लिखा है, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन एन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, ठीक है। तो आपकी टोटल 4 स्टेजेस यहां पर होने वाली है पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, ठीक है। और ऑल इंडिया बेसिस पर आपकी यहां पर मेरिट बनेगी, और उसके बाद जो है अगर आप मेरिट में आते हो तो आपका जो है यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा और आपको रिक्रूटमेंट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं स्टेज 1 जो है। तो स्टेज 1 में आपका बेसिकली क्या है, रिटन एग्जामिनेशन है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है स्टेज 1 में भी होगा, यानी कि रिटन एग्जाम जब आपका कंडक्ट करवाया जाएगा तो उससे पहले जो है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए होंगे, जैसे क्लास 10th हो गया, क्लास 12th हो गया, तो जो भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट की डिटेल्स आपने डाली है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई की जाएंगी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसीजर है ये प्रोविजनली पास और फेल है, यानी कि इसके कोई मार्क्स आपको नहीं अवॉर्ड किए जाएंगे, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अगर डॉक्यूमेंट जो है करेक्टली वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद जो है आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स अगर सपोज आप नहीं लेके जाते ओरिजिनल और वहां से वेरीफाई नहीं करवाते हो एग्जाम से पहले, तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आपको लेकर जाने होंगे, जैसे वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड हो गया, ठीक है, तो इनमें से कोई भी लेके जा सकते हो, और एक कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड हो गया, 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो हो गए, और बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे जैसे क्लास 10th के, क्लास 12th के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद ये बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग वगैरह वहां पर होगी, ओके। और यहां पर जो है पासिंग मार्क्स लिखे गए हैं सभी सेक्शंस के लिए। तो सपोज अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रिटन टेस्ट में जो है सेक्शन 1 में आपके मिनिमम 30 मार्क्स आने चाहिए अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से, और 27 होने चाहिए एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, और यहां पर लिखा भी है कि पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इज कंपलसरी, ठीक है। तो ये जब आप पास कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ये पासिंग मार्क्स दिए गए। अगर आप पास कर लेते हो तो आप नेक्स्ट स्टेज पर जाओगे, ठीक है, जो आपका स्टेज 2 होगा, तो आप उसके लिए आगे जाओगे। और उसके बाद जो है ये सारी स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद जो है आपकी फाइनल ऑल इंडिया मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे जो है आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, तो रिटन टेस्ट जो जिसको देने हैं वो यहां पर सबके सामने लिखे हुए हैं कि जीडी वालों को जो है फर्स्ट और सेकंड देना है, और डीबी वालों को सिर्फ फर्स्ट वाला देना है, और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए फर्स्ट और थर्ड है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फर्स्ट और फोर्थ है, और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए फर्स्ट और 5 है, ठीक है। और सारे सेक्शंस का जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो यहां पर लिखा हुआ है। जैसे सेक्शन 1 में जो है मैक्सिमम मार्क्स 60 है, टाइम 45 मिनट्स का दिया जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 60 है। और ये इसमें जो है मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्लास 10th के लेवल पे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, और ऊपर अपना सेक्शन भी देख सकते हो जिस सेक्शन के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हो, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस पोस्ट के सामने जितने आपके सेक्शन लिखे हुए, जो टेस्ट लिखे हैं, वो आपको उसमें अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद यहां पर लिखा है द क्वेश्चन पेपर फॉर सेक्शन 1, 2, 3, 4 and 5 will be of objective type with 4 options. The candidate has to choose the correct option. There is no negative marking in the written examination test. ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर रिटन एग्जाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप चाहो एज मच एज क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी किसी भी सेक्शन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर ये सेक्शंस दे रखे हैं इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया लिखा है कि अगर सपोज किसी 2 कैंडिडेट का स्कोर क्लैश करता है तो ऊपर जो है वो कौन आएगा, ठीक है, उसके बारे में सारी चीजें लिखी हैं। उसके बाद स्टेज 2 लिखा है यहाँ पर, तो स्टेज 2 वही कैंडिडेट्स देंगे जो स्टेज 1 को पास करेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टेज 2 में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसे हम पीएफटी बोलते हैं शॉर्ट में, और ये भी प्रोविजनली पास और फेल टाइप का ही है, ठीक है। तो इसके जो है मार्क्स आपको पता नहीं, मतलब अभी देख लेंगे आगे कि इसके मार्क्स वगैरह ऐड होंगे या नहीं होंगे, शायद इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर प्रोविजनली पास और फेल लिखा है, ठीक है। यानी कि आप या तो पास हो गए या फिर फेल हो गए, ठीक है, मार्क्स का कोई यहाँ पर
मतलब क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट्स, 20 स्क्वाट अप्स, ठीक है, और 10 पुशअप्स। तो ये जो है ये 3 चीजें आपको कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक परफॉर्म करनी होंगी अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। अगर ये परफॉर्म कर लेते हो तो आपका फिजिकल टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि स्टेज 2 जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ स्टेज 2 में इतना ही नहीं है, इसके बाद फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो जो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे वो आपको सारे वहां पर दिखाने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपका स्टेज 2 यहाँ पर कंप्लीट होगा। और ये कंप्लीट होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एक इनिशियल मेडिकल चेकअप भी होगा वहां पर, जो कि एक प्रोविजनली पास और फेल टाइप का ही होगा। ठीक है, तो उसमें जो है मतलब कोई भी आपके पास डिफॉर्मिटी या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो ये एक इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बाकी फाइनल जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो आपका INS चिल्का में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी सेकेंड स्टेज की हैं जो कंप्लीट होंगी। और उसके बाद स्टेज 3 है। तो स्टेज 3 में जो है फिर से आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड and a provisional e-admit card for stage 3 will be issued as per the vacancies available and ratio decided by ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 अगर आप क्लियर कर लेते हो फिर आप स्टेज 3 के लिए आप आगे जाओगे, उसका एडमिट कार्ड जो वो अलग से रिलीज किया जाएगा। और स्टेज 3 में भी पहला स्टेप वही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई होंगे। और उसके बाद जो है आपका, उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए INS चिल्का भेजा जाएगा, जहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड की खुद की टीम होती है, डॉक्टर्स की, मेडिकल प्रोफेशनल्स की। तो वो आपका प्रॉपर जो है कंप्लीट आपका मेडिकल चेकअप करते हैं। और उसके बाद जो है थर्ड स्टेज जो होगी, मतलब थर्ड स्टेप जो होगा थर्ड स्टेज के अंदर, वो है सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएटेड फॉर्म्स। तो जो जो चीजें आपसे मांगी जाएंगी डॉक्यूमेंट्स, वो आपको वहां पर ओरिजिनल फॉर्म में सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टेज 4 लिखा है, द कैंडिडेट्स हु क्लियर स्टेज 3 एंड स्टैंड इन मेरिट एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेनिंग एट INS चिल्का। ठीक है, तो उसके बाद स्टेज 4 मतलब कि आपकी ज्वाइनिंग का फेज है वो, तो आप जो है वहां जाके ज्वाइन कर लोगे अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है joinindiancoastguard.cdac.in CGEPT। ठीक है, तो इस वेबसाइट से जाके आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। ठीक है, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में है, तो ये सब चीजें आपको बाद में ही जाननी होंगी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, जैसे पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ हो गया, और कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो कि आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो या फिर क्लास 10th की मार्कशीट कर सकते हो, या और आपको ID कार्ड जो है वो अपना अपलोड करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इन सभी में से एक कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट है आपका सर्विस सर्टिफिकेट या फिर NOC इफ कैंडिडेट इज सर्विंग ICG पर्सनल और ICG सिविलियन। ठीक है, तो अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में पहले से रिक्रूट हो, पहले से वहां के एम्प्लॉय हो, तब उस केस में आपको सर्विस सर्टिफिकेट या फिर NOC अपलोड करनी पड़ेगी, अदरवाइज बाकी कैंडिडेट्स को नहीं करनी है। ठीक है, और स्टेज 2 के लिए बाकी यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए गए हैं। स्टेज 2 में जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ, ये आपकी मार्कशीट में लिखा होता है। ठीक है, और बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट्स अपलोडिंग रेजिडेंट सर्टिफिकेट इन प्लेस और डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल नॉट बी एलिजिबल। तो आपका डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखना। तो डोमिसाइल जिसका नहीं है वो जल्दी से जल्दी उसको अरेंज कर ले, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने में भी काफी टाइम है। तो डोमिसाइल जो है विद इन 15 डेज आपको मिल जाता है। तो अगर अभी भी आप अप्लाई करते हो और इसके लिए आप आगे जाना चाहते हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो और आपका डोमिसाइल बन जाएगा। ठीक है, बाकी नाविक GT के लिए कुछ अलग से दिए हैं, जैसे कि क्लास 12 का और मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये अपलोड करना होगा स्टेज 2 में, और यांत्रिक के लिए जो है डिप्लोमा वगैरह की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी मेरे को नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट चीजें। और बाकी एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो 250 रुपीज यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो SC और ST की कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है, तो उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी, वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है विदाउट एनी अमाउंट जो है पे किए बिना जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 250 रुपीज SC ST को छोड़ के बाकी अदर कैटेगरीज के लिए है।
और एग्जामिनेशन सिटी वगैरह के बारे में यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर दी गई हैं कि कब कब आपका जो एग्जाम होगा। तो स्टेज 1 जो होगा वो आपका मिड या फिर एंड नवंबर 2022 में होगा, और स्टेज 2 जो होगा वो मिड या एंड जो है जनवरी 2023 में होगा, और जो स्टेज 3 है वो आपका एंड अप्रैल या फिर अर्ली मई 2023 में होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने एक बार देख ही लिया है, बाकी यहाँ पर और ज्यादा डिटेल में दिया गया। ये सारी चीजें आपके लिए बात की हैं, और यहाँ पर कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं, ठीक है। मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट जो है आपका एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट जो है ±10% एप्लीकेबल है, ठीक है, मतलब आपकी BMI के अकॉर्डिंग। ओके, और ट्रेनिंग वगैरह जो है वो आपकी INS चिल्का में होती है, ये आपको शायद पता भी होगा। ओके, और यहाँ पर जो है हमने सारी इन्फॉर्मेशन ओवरऑल कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आगे आपके वो इन्फॉर्मेशन आएंगे, अपडेट्स आएंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और कोई आपका डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके।